हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 काफ़ी नज़दीक आ गया है। अब ऐसे में आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतना है, ठीक है? तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि बोर्ड में आए तो उसको धुआं कर देंगे, ठीक है? तो चलिए मिलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे दोस्त जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट करके आपके लिए बनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? सबसे लो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े बड़े, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को हल्के में मत लेना, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। अब बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ कूलाम का नियम पढ़ा है, लेकिन वैद्युत बल संबंधी नहीं पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए, तो हम इसमें लिखेंगे कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप कहेंगे ये तो सेम है, तो इसमें वैद्युत बल संबंधी कह रहा है, लेकिन परिभाषा तो सेम ही है, तो आपको यही परिभाषा याद रखनी है, ठीक है? चलिए, तो इसमें देखिए दो बिंदु आवेश हैं ए और बी, इन पर प्लस Q1 और Q2 आवेश रखे हुए हैं तथा इनके बीच की दूरी r है, इतना तो सबको पता ही है। फिर इसमें क्या करते हैं, देखिए कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F जो है वो अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। फिर कह रहा है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक? तो इनके बीच की दूरी क्या है, r है, यानी r के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी 1/r² है, ठीक? यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में कह रहा है जब इसको हम हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, देखिए जरा, F बराबर, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर बराबर लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? इतना लगाएंगे और ये जो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे Q1 Q2, ठीक है? और बटे में ये 1/r² है, तो इसको 1/r² लिखो, ठीक है? चाहे इसके बराबर में ही लिख लो। तो यहाँ से हमारा सूत्र क्या निकल कर आएगा, सूत्र निकल कर आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r², ठीक? ये हमारा सूत्र कूलाम का नियम वाला निकल आता है, ठीक है? तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता होती है, F बल होता है, Q1 Q2 आवेश हैं। सब कुछ समझ में आ गया, बेहद आसान है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, ठीक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक। ध्यान से समझना। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? मतलब कहने का तात्पर्य है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के मान की निष्पत्ति, मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिए, E बराबर कह रहा है
एफ अपान क्यू नॉट। अब इसको आपको समझाते हैं कैसे ये बना। देखिए कह रहा है बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, मतलब ये आवेश पर लगने वाला बल इसके मान की निष्पत्ति, ठीक है, क्योंकि ये क्यू के मान की निष्पत्ति है और इस पर लगने वाला बल क्या होता है, एक दूसरे के बटे में होते हैं, ठीक है। तो ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। तो यही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब न्यूटन बट्टे कूलाम। न्यूटन, एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, ये हो जाएगा इसका मात्रक। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है ध्यान से फिर से समझा दीजिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। मतलब ये बल है, यानी कि ये आवेश पर लगने वाला बल तथा इसकी निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझना। कह रहा कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अभी तक हमने सिर्फ प्रतिरोध पढ़ा है, लेकिन आज से हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। समझिए, जैसे प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, वो होता है प्रतिरोध। तो इसमें क्या होता है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच, सेल के आंतरिक भाग में कह रहा है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच, सेल के आंतरिक, इसको भी आप बोल सकते हैं, वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सेल की प्लेटों के बीच वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों के द्वारा उत्पन्न अवरोध या लगाया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। बोलो कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना, ध्यान से समझना। लिख सकते हो तो लिख भी लेना, ठीक है। कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। इसका मतलब है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब अनुगमन वेग क्या होता है यह समझाइए। अगर पूछेगा तो आप कहेंगे कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हैं और बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। सब लोग इसको लिख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा कि किसी चालक के बीच विभवांतर तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। किसी चालक के बीच विभवांतर तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अब ये अनुगमन वेग हो गया, इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, वीडी से, ठीक है। यानी अनुगमन वेग वीडी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध। विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध। देखिए वीडी बराबर होता है ई वी टाउ अपान एम एल, ई वी टाउ अपान एम एल, वीडी बराबर होता है, ये होता है संबंध। टाउ यहाँ पर होता है श्रांति काल, ई है इलेक्ट्रॉन, एम है मोलर द्रव्यमान, एल है लंबाई, वी क्या है विभवांतर। सबको पता चल गया। वीडी क्या है, अनुगमन वेग है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आप लोग कंजूस हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी से लाइक करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार कम से कम। उसके बाद में अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध
बताइए। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध बताइए। देखिए, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, ध्यान से समझना। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर एन ई ए वी डी होता है। क्या होता है? I बराबर एन ई ए वी डी होता है। ठीक, यहाँ पर ए क्या है? क्षेत्रफल है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध, ठीक है। तो वैद्युत धारा I होती है, अनुगमन वेग वी डी होता है। ठीक है, तो I बराबर एन ई ए वी डी होता है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि अगला प्रश्न है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। धारा घनत्व से क्या समझते हैं? बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, समझिए। इसमें कह रहा है, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जे बराबर I अपॉन ए होता है। जे बराबर I अपॉन ए होता है। ये संबंध जरूर याद रखना, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है। जे बराबर I अपॉन ए होता है। जे क्या है? यहाँ पर धारा घनत्व है। जे क्या है? धारा घनत्व है। I क्या है? I है आपकी धारा, और ए क्या है? आपका क्षेत्रफल है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो वही कह रहा है कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट अभी से लगा लेना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना है। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में ये समीकरण लिखेंगे कि 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक, तो यहाँ पर H और H दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 mv² बराबर H कॉमन ले लेंगे इसमें से। ठीक, दोनों में है इसलिए हमने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, तो ये हमारा सूत्र निकल कर आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो अब हमको लिखना कि H क्या है, न्यू क्या है, न्यू नॉट क्या है। ठीक, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं H क्या है। तो देखिए, संकेत हमको H दिया है, प्लांक नियतांक होता है। H क्या होता है? प्लांक नियतांक। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि संकेतों को भी बताना है। तो H आपका हो गया प्लांक नियतांक। ठीक, और न्यू क्या हो गया? देहली आवृत्ति। न्यू क्या है? देहली आवृत्ति है। ठीक है, देहली आवृत्ति। उसके बाद में m क्या है? द्रव्यमान है। v क्या है? इस वेग होता है। ठीक है, स्क्वायर लगा है वो तो आप लगा सकते हैं। तो v वेग हो गया, m द्रव्यमान हो गया। h क्या है? h है प्लांक नियतांक। न्यू नॉट यहाँ पर है, न्यू नॉट ये है देहली आवृत्ति। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना ही हम लिखकर छोड़ देंगे। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, इसमें आप लोग टेंशन ले लेते हैं, लेकिन ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिमाग घुमाने वाला है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से समझिएगा। तो इसमें दिया क्या गया है वो पहले ध्यान से समझिए। कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण दोनों क्या हैं? दोनों का मान a है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे न्यूनतम विचलन कोण। क्या लिखेंगे? न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, क्योंकि ये बराबर दिया गया है, तो हम पहले बराबर तो करें। न्यूनतम विचलन कोण बराबर क्या दिया गया है? प्रिज्म कोण। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे
प्रिज्म कोण। ठीक, तो ये होता क्या है, न्यूनतम विचलन कोण डेल एम होता है और प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है ए। तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर दी गई हैं। ठीक, तो कह रहा है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक का सूत्र हमको पता है, एन बराबर होता है साइन, ठीक है, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, उसके बाद में बटे में साइन ए बाई टू, ये होता है हमारा अपवर्तनांक का सूत्र। तो इस सूत्र में हमको मान रखना पड़ेगा, तभी हमको यहाँ पर पता चल पाएगा। एन हमको निकालना है, तो देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन है तो साइन रखेंगे, इसी सूत्र में हमको ये मान रखना है। ठीक, तो डेल एम कितना दिया गया है, डेल एम और प्लस ए दोनों क्या है, ए दिए हैं, तो डेल एम की जगह पे हम ए रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एम ना रखकर सीधे ए रखते हैं और प्लस ए तो है ही है तो ए रख लिया। ठीक, और बटे में इसके 2 है तो 2, और पूरे के बटे में साइन है तो साइन, और ए बाई 2 है तो ए बाई 2 रख लिया। ठीक, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद में ध्यान से समझिए, इस तरफ क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा, साइन है तो साइन लिखेंगे, जो है वही हमको लिखना है। यहाँ पर ए और ए, 2 ए हैं तो 2 जुड़ जाएंगे, तो 2 ए बटे में क्या हो जाएगा, ए यानी कि 2। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर क्या होगा, साइन ए बाई 2 है यानी कि साइन ए बाई 2 हम रख लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, क्यों कट जाएंगे, क्योंकि ये बटे में है तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। तो अब क्या बचा, यहाँ से बचेगा साइन ए, ठीक है, बटे में साइन ए बाई 2, ये आपका बच जाएगा। तो अब ध्यान से समझिए, इसका एक फार्मूला होता है साइन ए का। तो साइन ए बराबर हम यहाँ पर जैसे खोल देंगे, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये होता है साइन ए का फार्मूला। ठीक है, तो बटे में हम साइन ए बाई 2 लिखेंगे क्योंकि वही लिखा हुआ है, तो साइन ए बाई 2 हो जाएगा। तो अब इसमें कुछ कटने वाला आपको दिख रहा है, जैसे साइन ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 ये दोनों बटे में हैं तो कट जाएंगे। तो यहाँ से आपका बच जाएगा एन बराबर 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एन यहाँ पर अपवर्तनांक है, तो एन बराबर 2 कॉस ए बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए फिर से, न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि डेल एम और ए बराबर हैं, तो ए की जगह पे हम डेल एम लिख सकते हैं और डेल एम की जगह पे ए लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। फिर देखिए एन बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 होता है, बटे में साइन ए बाई 2 होता है। तो डेल एम और ए बराबर है, इसलिए हमने डेल एम की जगह पे ए रख लिया है। ठीक है, फिर ए को जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ से साइन ए और साइन ए बाई 2 आ जाएगा। फिर साइन ए का ये फार्मूला खोल देंगे तो यहाँ से साइन कट जाएगा, तो यहाँ से n बराबर 2 कॉस ए बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।